एर्था किट के अन्य क्रिसमस गाने आपको पूरी तरह से नए तरीके से सांता बेबी देखने को मजबूर करेंगे। 2018 में माइली साइरस ने इंटरनेट पर रोशनी डाली, जिसे लगभग हर शीर्षक लेखक ने एर्था किट के सांता बेबी के नारीवादी पुनर्लेखन कहा। द टुनाइट शो में उसने समझाया कि वह 1953 के क्रिसमस क्लासिक के मूल गीतों से असहज थी, जिसमें किट उन सभी असाधारण उपहारों को सूचीबद्ध करती है जो वह चाहती है। क्या मैं कह रहा हूँ कि मैं सांता के साथ हुकअप करने वाला हूँ अगर वह मुझे यह सब सामान खरीदता है? साइरस ने पूछा, एक अद्यतन संस्करण का प्रदर्शन करने से पहले जिसमें उसने सांता से कहा कि वह पुरुषों से उसके बारे में बात करना बंद कर दे और उसकी गांड को पकड़ ले क्योंकि वह अपना सामान खुद खरीद सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी ओर, नारीवादी प्रकाशन सुश्री मैगजीन ने 2020 में शीर्ष 10 नारीवादी क्रिसमस गीतों की अपनी सूची में किट की उमस भरी धुन को शामिल किया, जिसमें जूलिया कॉनिक ने लिखा, किट अपने समय से आगे थी जब यह सेक्स पॉजिटिविटी के दौरान आई थी। 50 और 60 के दशक उसके व्यक्तित्व को एक सोने की खुदाई करने वाले के रूप में गले लगाते हुए जो अपनी यौन शक्ति के साथ पुरुषों को असहाय छोटे लड़कों में प्रस्तुत करता है। सांता बेबी स्पष्ट रूप से विभाजनकारी है। पोलिंग वेबसाइट YouGov अमेरिका के एक हालिया सर्वेक्षण ने इसे सबसे कम पसंद किया जाने वाला क्रिसमस गीत दिखाया, शायद इसलिए कि अध्ययन अमेरिकियों के बारे में बात करने के लिए सबसे असहज विषयों में से एक है। यह निश्चित रूप से सांता बेबी के लिए केंद्रीय है, जो अभी भी लगभग 70 साल बाद भी बिखरा हुआ है। सांता बेबी किट का एकमात्र क्रिसमस गीत नहीं था, हालांकि, और उसकी अन्य छुट्टियों की धुनों के बगल में सुनने पर यह महत्वपूर्ण संदर्भ और बारीकियों को प्राप्त करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पैसा शुरू से ही किट के जीवन और करियर में शामिल था। कैथरीन डनहम की डांस कंपनी में आगे बढ़ने के बाद दक्षिण कैरोलिना की मूल निवासी गरीबी से प्रसिद्धि की ओर बढ़ी, जो उसे पेरिस के ग्लैमरस सामाजिक दायरे में ले गई। 1989 की अपनी आत्मकथा द कन्फेशंस ऑफ ए सेक्स किटन में किट याद करती है कि कैसे प्रसिद्ध प्लेबॉय रुबिरोसा उसे मैक्सिम के डिनर पर ले जाना चाहता था। जब उसने शिकायत की कि उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो उसने अपने सहायक को किट की खरीदारी के लिए एक पोशाक लेने के लिए भेजा। रात के खाने में उसने उसे मोतियों की एक अतिरिक्त माला भेंट की। एक कलाकार के रूप में वह अक्सर नकदी प्रवाह के मुद्दों से निपटती थी, लेकिन शो में अक्सर विलासिता के सामान आते रहे। आमतौर पर यह अकेले बैठे बूढ़े आदमी होंगे, लेकिन वे अनिवार्य रूप से पेश किए जाने के लिए किसी तरह की चाल चलेंगे। किट ने लिखा, एक पुराने सज्जन जो इसी अभ्यास से गुजरे थे। उन्होंने एक काले रिबन वाले बॉक्स के साथ बैठकर मुझे बताया था कि कार्टियर स्पष्ट रूप से उनकी मेज पर प्रदर्शित है। दूसरे शो के माध्यम से मुझे उत्सुक बना रहा है कि यह किसके लिए था। अकेला वृद्ध सज्जन इसे मैत्रे डी के साथ मेरे ड्रेसिंग रूम में ले आए और कहा, मैं एक पुराने जमाने का करोड़पति हूं और न केवल आपको यह उपहार देना चाहूंगा, जो ज्यादा नहीं है, बल्कि मैं आपको देना भी चाहूंगा सैन फ्रांसिस्को में बंदरगाह में खड़ी मेरी नौका विलिक। यह पूरी तरह से जापानी सागौन की लकड़ी से बना है और इसमें 7 लोगों का दल है। उसने कंगन को बॉक्स में रखा लेकिन रखरखाव की लागत से सावधान रहते हुए नौक पर से निकल गई। धन और कामुकता के बीच का संबंध उनके कई गीतों का सबटेक्स्ट, यदि संपूर्ण पाठ नहीं है, था, जिसमें नीरस 1952 के न्यू फेसेस से उनका सिग्नेचर नंबर ब्रॉडवे शो जिसने किट लॉन्च किया था। इसमें उसने अपने विनम्र जीवन के बारे में शिकायत की, क्योंकि अमीर लोगों ने उसे विस्तृत महंगे उपहार खरीदे। इस्तांबुल जाते समय मैं एक मनोरंजक मूर्ख से मिला, उसने मुझे मेरे स्विमिंग पूल के लिए काला सागर खरीदा। नीरस सांता बेबी उस कलात्मक प्रोफाइल को मूल रूप से फिट करता है। गीतकार फिलिप स्प्रिंगर और जॉन जेविट्स ने इसे विशेष रूप से 1953 में किट के लिए उसके रिकॉर्ड लेबल आसिए विक्टर के अनुरोध पर लिखा था। स्प्रिंगर के पास क्रिसमस के साथ किट की कामुक छवि को बढ़ाने में कठिन समय था, लेकिन वह विशुद्ध रूप से माधुर्यपूर्ण व्यक्ति थे, और जब गीतकार जेविट्स ने सांता बेबी शीर्षक का सुझाव दिया, तो उन्हें पता था कि उनके पास कुछ ऐसा है जिसके साथ वे काम कर सकते हैं।
जेविट्स के गीत उस बिंदु तक बाकी किट की गीत पुस्तिका के साथ एक टुकड़े के थे, और किट की बेटी किट शापिरो के अनुसार वे सच्चाई के करीब पहुंच गए थे जितना कि जेविट्स ने महसूस किया होगा अपनी माँ एर्था और किट के साथ अपने जीवन के शापिरो के संस्मरण में। वह एर्था के कुछ चीनी डैडी रिश्तों के बारे में बताती है, जिसमें एक बैंकिंग उत्तराधिकारी भी शामिल है, जिसने उसे भव्य उपहारों से नहलाया, जिसमें हीरे से घिरी एक पन्ना की अंगूठी और उसका पहला मिंट चुरा लिया। पुस्तक गायक को रेवलॉन के संस्थापक चार्ल्स रेवसन से भी जोड़ती है, जो किट से 20 साल बड़े थे और इसी तरह उन्हें महंगे उपहारों से लाड़ प्यार करते थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह कभी भी उसकी रखेल से अधिक नहीं होगी, तो रिश्ता टूट गया। शापिरो ने लिखा, मेरी माँ किसी की रखेल नहीं बनना चाहती थी, वह किसी की पत्नी बनने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण बनना चाहती थी। जैसा कि किट ने 2007 में एक एनपीआर साक्षात्कार में समझाया था, गीत कहता है, सांता बेबी, पेड़ के नीचे एक सेबल खिसकाओ, ठीक है, मेरे साथ ऐसा करने वाले सभी पुरुष मेरे साथ कभी नहीं रहे। फिर भी यह सुनना आसान है कि सांता बेबी क्या आक्रामक है। भले ही यह चतुर और कैंपस था, इसने जीवन में बेहतर चीजों को चाहने के बारे में खुलकर बात करने वाली एक स्वयंभू अश्वेत महिला को प्रस्तुत किया। किट ने रूमानी बारीकियों के लिए कोई दिखावा नहीं किया और इसके बजाय अपने रिश्ते को एक शक्ति खेल के रूप में प्रस्तुत किया। परिहास की तरह, सांता बेबी यह धारणा बनाता है कि यह जितना है उससे कहीं अधिक निंदनीय है। किट शब्दों में उल्लेखनीय रूप से बहुत कम वादा करती है, लेकिन उसकी डिलीवरी से कामुक आनंद की दुनिया का पता चलता है। गीत ने राजनेताओं को अपमानित किया, और स्प्रिंग ने कहा कि कुछ दक्षिणी रेडियो स्टेशनों ने इसे बहुत अधिक विचारोत्तेजक होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन इसके चार्ट प्रदर्शन को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। सांता बेबी नंबर 4 पर पहुंच गया, और बिलबोर्ड ने उस समय सूचना दी कि कई अन्य क्रिसमस धुनों के विपरीत इसने ज़ को तोड़ दिया है। हम नवंबर में क्रिसमस संगीत नहीं बजाएंगे, ध्वनि बाधा और पहले से ही लोड हो रहा है एयर टाइम का। सांता बेबी गाने में सांता क्लॉस की पहचान के साथ शुरुआत करते हुए कई सवालों का जवाब देता है। क्या किट सेंट निकोलस या अपने प्रेमी के लिए सांता को छुट्टी के पालतू नाम के रूप में गा रही है? वह सूची कितनी गंभीर है। क्या फालतू इच्छाओं, एक परिवर्तनीय, एक नॉक, एक डुप्लेक्स आदि की पूरी विस्तृत सूची अंत में केवल एक ही चीज पाने का बहाना है जो मायने रखती है, एक अंगूठी? क्या गीत महिला के लिए पुरुष से शादी करने के लिए कहने का एक तरीका है, जिसे उस समय लैंगिक भूमिकाओं का उल्लंघन माना जाता था? फिलिप स्प्रिंगर ने ऐसा सोचा। आपको याद है कि यह कहता है, सांता बेबी एक छोटी सी बात, एक अंगूठी का उल्लेख करना भूल गया। वह मेरी लाइन थी, उन्होंने 2018 में डेसेरेट न्यूज को बताया। सांता बेबी ने इन सवालों को लटका छोड़ दिया, लेकिन एक साल बाद हमें पता चला कि हमारे उमस भरे नायक के लिए योजना के अनुसार काम नहीं हुआ। सांता बेबी इतना सफल था कि आसिया विक्टर ने अनुवर्ती धुन का अनुरोध किया, जिसे स्प्रिंगर और जेविट्स ने 1954 में दिस ईयर सांता बेबी के साथ बहुत ही शाब्दिक रूप से वितरित किया। जेविट्स ने कहानी को अद्यतन करने के लिए स्प्रिंगर के संगीत में नए गीत फिट किए, और यदि स्प्रिंगर के सुझाव के अनुसार कोई विवाह हुआ, तो इसका कभी उल्लेख नहीं किया गया। हम जो सीखते हैं वह यह है कि किट द्वारा अनुरोधित उपहार या तो विफल हो गए या अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। सांता बेबी की कैडिलैक टूट रहा है, शुरू नहीं होगा। किट 1954 की अगली कड़ी में गाती है, एक निजी विमान स्मार्ट सांता बेबी होगा, इसलिए आज रात चिमनी से नीचे उतरें। बार बार उसने निराशाओं के मुकदमे का जवाब मांगते हुए दिया। वह जिस नौक को चाहती थी उसमें रिसाव हो गया, इसलिए अगले वर्ष वह महासागर लाइनर द क्वीन एलिजाबेथ चाहती थी। उन लोगों के लिए जो किट को सांता बेबी पर सोने की खुदाई करने वाला मानते थे, यह कर्मों की वापसी का मामला है और पूंजीवादी समाज में एक मूल्यवान सबक है। विलासिता की वस्तुएं अपने वादे पर खरी नहीं उतरी, लेकिन एक अच्छे पूंजीवादी के रूप में गीत में किट का समाधान बस अधिक है, उनके वादे पर उनका विश्वास अटल है। इस साल का सांता बेबी चार्ट में असफल रहा, संभवतः क्योंकि यह एक गीत के रूप में अच्छा नहीं है। सांता बेबी चंचल है, श्रोता को रिश्ते की प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है और इसे कितनी गंभीरता से लेता है। इस साल का सांता बेबी उस पर नहीं बना है,
और उसकी क्रिसमस सूची को चरम पर ले जाने से गतिकी चपटी हो गई है। सांता बेबी में प्लेटिनम की खान और चेक का एक बॉक्स मांगना नग्न रूप से लालची हो सकता है, लेकिन कुछ दुर्लभ हलकों में एक फर और एक अंगूठी ध्वनि प्रशंसनीय है। दिस ईयर सेंटा बेबी में कुछ भी सच नहीं निकला। किट क्रिसमस के साथ नहीं था, हालांकि, और 1955 का क्रिसमस के लिए कुछ भी नहीं। सांता बेबी की प्रतिक्रिया थी जिसने पितृसत्ता को उजागर किया। सिड टेपर और रेसी बेनेट द्वारा लिखित क्रिसमस के लिए कुछ भी नहीं किट के अन्य सिग्नेचर गानों आई वॉन्ट टू बी एविल के साथ जोड़ा जाता है। उस एक में किट शिकायत करती है, मूल और उचित, वह लड़की जिसे कभी चूमा नहीं गया, मैं शुद्ध होने और पीछा न करने से थक गया हूँ। उसका जवाब बुराई बनना है कॉमेडिक शर्तों में, और बुरा, जिसे हम क्रिसमस के लिए कुछ नहीं में सीखते हैं, जिसका मतलब शारीरिक रूप से अभिव्यक्तिपूर्ण होना है। गीत में पुरुष उसके फर कोट, मोटरबोट और अन्य उपहारों के साथ पेरिस की यात्रा की पेशकश करते हैं, अगर वह केवल उन्हें थोड़ा चुंबन या निचोड़ देती है। लेकिन उसे इसमें से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं बुरा नहीं बनना चाहती थी। सांता बेबी की आलोचना का एक हिस्सा यह है कि किट के लिए पुरुषों के साथ सौदेबाजी चिप के रूप में अपनी कामुकता का उपयोग करना गलत है, लेकिन क्रिसमस के लिए नथिन में सभी लोग शारीरिक संपर्क के लिए सामान पेश करते हैं। एक साथ लिया गया गाने महिलाओं को बिना किसी जीत की स्थिति में दिखाते हैं। यदि वे यौन संबंध रखते हैं तो वे बुरे हैं, लेकिन जिस तरह से वे क्रिसमस का उपहार देते हैं वह बुरा होना है। प्यार पर भारी दांव लगाने के लिए किट के गीतों में महिलाओं की अनिच्छा उनके अपने जीवन में सच थी, क्योंकि एक अश्वेत महिला के रूप में गोरे पुरुषों के साथ उनके रिश्ते, जिन्होंने उन्हें स्पष्ट सीमाओं का सामना करना पड़ा। एर्थायन किट के अनुसार, अमीर गोरे लोगों के साथ उसके कई रिश्ते परिवारों के दबाव का सामना नहीं कर सके। रेवलॉन के संस्थापक रेवसन की प्रतिष्ठित पत्नी ने एक बार उसकी काली मालकिन को बेनकाब करने की धमकी दी थी, शापिरो ने लिखा था। 1962 में लेखक स्टर्ट स्टेरकेल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान किट ने प्यार पैसे की बहस पर विस्तार से बताया, यह स्वीकार करते हुए कि वह फर कोट से प्यार करती है। मेरा मतलब है, हर कोई मिंक कोट रखना पसंद करता है, लेकिन उसे उन लोगों के लिए बुरा लगा जो सामग्री पर भरोसा करते हैं, उन्हें खुश करने के लिए सामान। मुझे नहीं लगता कि एक और कैडिलैक कार या घर में एक और फ्रिगेडा या किसी को और अधिक खुश करने जा रहा है। उसने कहा, वास्तव में, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को जटिल बनाती हैं। उनके गीत मिंक श्मिंक ने मिंक श्मिंक मनी श्मनी थिंक यू आर हॉट नाउ डोंट ये हनी व्हाट हैव यू गॉट इफ यू हैव नॉट लव। लेकिन वह ज्ञान एक पुरुष मित्र के सौजन्य से आता है। गीत के पहले छंद के अनुसार, जो इस विचार को उसके सिर में डालने की कोशिश करता है। किट के जीवन में प्रेम मायावी ही रहा। उन्होंने केवल एक बार 1960 में जॉन विलियम मैकडॉनल्ड से शादी की और 5 साल बाद उनका तलाक हो गया। तो शायद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिंक श्मिंक के अंत में पैसे और जीवन में बेहतर चीजों को छूट देने वाला गीत, वह अभी भी निष्कर्ष निकालती है, मैं जगुआर को दाईं ओर ले जाऊंगी।